इवन द एक्सीडेंट वाज वेरी वेरी इंटेंस, मतलब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी मेरी। तो वेरी ब्लीक चांसेस वर देयर कि आई विल बी अलाइव और नॉट। Okay. मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने बीएड किया, बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, बहुत से एग्जाम्स में फेल हुई और फिर मैं एचसीएस तक पहुंची। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो आप। बट व्हेन यू आर होल्डिंग द ट्राई कलर, मतलब बीइंग एन एथलीट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द, मतलब हमारे बैग में होता है ट्राई कलर और हम बस वेट कर रहे हैं कि मेडल आ जाए और हम उसको निकाल लें। बेस्ट मोमेंट में 2018 का मेरा जो एशियन पैरा गेम्स का मेरा गोल्ड मेडल था ना, दैट वाज मतलब आई वुड से सॉर्ट ऑफ लाइफ चेंजिंग मतलब मोमेंट अगर मैं कहूँ, या मतलब मोमेंट वेरी क्लोज टू माय हार्ट मुझे कहना चाहिए। मैं फॉरेन में जाती हूँ तो हम बसेस में हमें ट्रैवल करवाते हैं, स्पोर्ट्स विलेज में, स्टेडियम में हमें, हमारे लिए बसेस वैसी होती हैं व्हील चेयर एक्सेसिबल। तो फॉरेन में तो जाते हैं हम, तो बसेस में भी जाते हैं, ट्रेन्स में भी जाते हैं, बट आई कांट इमेजिन माई सेल्फ ट्रैवलिंग इन अ बस इन आवर कंट्री, क्योंकि 15% हमारे देश की जनसंख्या विकलांगजनों की है। तो अगर 15% को आप ध्यान नहीं करेंगे तो वी कांट हैव इंक्लूसिव प्रोग्रेस इन आवर कंट्री। इमेजिन कीजिए हमारी व्हील चेयर तो हमारे पैर है, वी आर पेइंग टैक्स फॉर वॉकिंग, इमेजिन दिस थिंग। वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ अनकंडीशनल बाय आनंद। आज हमारे साथ हैं एकता भयान जी, जो कि पैरा एथलीट हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं ओलंपिक में, एशिया में बेस्ट प्लेयर हैं वो। तो आइए बाकी इन्हीं से जानते हैं कि वो क्या है। एकता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो मैं और मेरे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि व्हील चेयर पे कैसे आई आप? ये मैं आज से 21 साल पहले एक सड़क दुर्घटना हुई थी जी। उसमें मुझे रीढ़ की हड्डी की चोट लगी। तो उस सड़क दुर्घटना में मतलब रीढ़ की हड्डी की चोट लगी और मैंने सर्वाइकल इंजरी बोलते हैं इसे, वहाँ पे मुझे इंजरी हुई। तो उसके बाद से मैं व्हील चेयर पे हूँ एंड जिसमें मेरे लोअर लिम्स कम्प्लीटली पैरालाइज हुए और अपर लिम्स मेरे पार्शली पैरालाइज्ड। आप डॉक्टर बनना चाहती थी? हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। When we plan, he smiles. है ना? लेकिन कुछ लोग Now we are laughing. Exactly, मैं वही बोलने वाला था कि कुछ लोग होते हैं जो उसके बाद भी हंसते हैं और दिखाते हैं भगवान को कि आपके प्लान्स ही नहीं है, मेरे भी प्लान्स हैं, और आपने वो प्रूव कर दिया। फिर आपने पढ़ाई शुरू की आगे जी, डॉक्टरी छोड़ के, और जी, आपने हरियाणा सिविल सर्विसेज क्लियर किया। इतनी शॉर्ट में तो नहीं निपटा इसको। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता उस टाइम। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया जी, और इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो थोड़ा सा आप याद कर पाएं, उसके बारे में कुछ बता पाएं तो। शुरुआत तो मैं ये करना चाहूँगी कि मतलब बिफोर माय एक्सीडेंट आई वाज अनअवेयर कि भाई क्या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी की चोट क्या होती है, या फिर मैं कहूँ कि मैंने किसी को उससे पहले किसी को व्हील चेयर पर नहीं देखा था। और अगर मुझे डिसेबिलिटी की कोई अंडरस्टैंडिंग थी तो इतनी थी कि शायद कोई पोलियो हो जाता है, हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है। तो मतलब बीइंग कम्प्लीटली लुकिंग नॉर्मल कि भाई हाथ पैर बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं और नर्वस कंप्रेशन या नर्वस डैमेज की वजह से आपके लिम्स काम नहीं करेंगे। तो इट वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी एंड माय फैमिली। मतलब हमें बिल्कुल नहीं पता था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। और इवन द एक्सीडेंट वाज वेरी वेरी इंटेंस, मतलब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी मेरी। तो वेरी ब्लीक चांसेस वर देयर कि आई विल बी अलाइव और नॉट। ओके। तो बट द थिंग इज कि हम इंडियन स्पाइनल सेंटर है, एक इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जी, तो हम वहाँ तक पहुँच पाए। At that point of time, it was the only hospital who had specialization for spinal injury. राइट। तो वहाँ पर जाने के बाद हमें पता लगा कि yes, life is still possible on this wheelchair and still मतलब we can do the things। और वो हॉस्पिटल जिनका था वो मेजर HPS आलूवालिया थे, जिनको वॉर में बुलेट इंजरी हुई थी और वो भी व्हील चेयर पे थे। Okay. उन्होंने ही वो हॉस्पिटल सेटअप किया। तो वो जीते जागते एक हमारे लिए रोल मॉडल थे। Right, right. And even the employees in that hospital were wheelchair users and they were appointed as peer counselors। मतलब डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट किया। यस, आई अंडरवेंट 3 सर्जरीज। मेरी 9 महीने फिजियोथेरेपी चली, मैंने 9 महीने अस्पताल में बिताए, बट उस पीयर काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा असर रहा।
कि मतलब हमें बताया गया कि भाई इस स्थिति में भी जीवन इज़ पॉसिबल और आप अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर वहाँ पे देखा बहुत से लोग भी ऐसे आते थे कि जो बहुत एक्सेल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और फिर हमने भी सोचा हम भी आगे बढ़ते हैं, और फिर पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने बीएड किया। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, बहुत से एग्जाम्स में फेल हुई, और फिर मैं एचसीएस तक पहुंची। इतना आसान तो नहीं रहा होगा कि वो जो सफर था कि आपने बीए कर लिया, बीएड कर लिया, कौन जिसको आप क्रेडिट देना चाहेंगी? माय पेरेंट्स। डीपली आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि किसको मिला, ये तो बिल्कुल मैं विद माय क्लोज्ड आईज एंड क्लोज्ड ईयर्स आई कैन से इट इज माय पेरेंट्स। उन्होंने हमेशा इतना सपोर्ट किया। आई वाज अ चाइल्ड, मतलब मैं तो सिर्फ 18-19 साल की थी पर, और बिल्कुल होपलेस थी कि इस स्थिति में क्या हो पाएगा। तो दे आर ऑलवेज माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। जब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और शायद उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, पर फिर भी उन्होंने वो देखने की कोशिश की और मुझे आगे लेके चले। ग्रेट। फिर आप एचसीएस बन गई। हाँ, मैं बहुत मुश्किल से बनी हूँ। बहुत पेपर दिए कितने अटेम्प्ट आपने? मैंने क्लर्क से लेकर टीचर्स, बैंकिंग, और जब मेरे सारे पेपर खत्म हो गए थे ना, फिर मुझे लगा चलो अब तो सिविल सर्विसेज ही बचा है। मेरी जॉब तो लग गई थी खैर 2011 में, बट मुझे लग रहा था कि आई कैन डू मच बेटर देन दिस। फिर मैंने अपने बहुत से एग्जाम्स वगैरह किए, और बहुत मैंने फेलियर्स भी देखे, बट आई डोंट नो हाउ आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई वुड से, कि मैं बस मेहनत ही करती चली गई। और जब मेरी एक भी नौकरी नहीं लग रही थी, उसके बाद लगातार फिर मेरी 5 नौकरियां लगी, जिनमें से एक ऑडिटर की थी, फिर टीचर भी अपॉइंट हुई मैं, फिर मेरा बैंक पीओ का भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ, फिर मैं एचसीएस भी बनी। Then you chose to be HCS। Yes. आप रोजगार अधिकारी बन गई। जी। फिर उसके बाद एक फोन कॉल आया, उसके बारे में डिटेल में बताइए आप। जब मेरा ये एचसीएस का एग्जाम क्वालिफाई हुआ जी, तो फ्यू ऑफ माय इंटरव्यूज वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। तो उन्हीं इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू मेरे कोच मिस्टर अमित सरोहा तक पहुंचा। जी। तो ही हिमसेल्फ इज अ पैरा एथलीट, अर्जुन अवार्डी एंड व्हील चेयर यूजर। तो उन्होंने जब देखा तो कि भाई इसी इंजरी की एक और लड़की है, एंड आई वॉज नॉट इन टू स्पोर्ट्स, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि इतनी सीवियर डिसेबिलिटी में। अच्छा, मेरी डिसेबिलिटी जो क्वाड्रिप्लीजिया वन ऑफ द मोस्ट सीवियर डिसेबिलिटी, कि जिसमें हर गेम पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसे स्विमिंग के लिए चली जाऊं या शूटिंग आर्चरी। आई कैन नॉट डू दोज गेम्स बिकॉज माई अपर लिम्स आर नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ और पावर। राइट। तो सिर्फ इस डिसेबिलिटी के लिए गेम होता है क्लब थ्रो। ओके। वो उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनको चारों लिम्स की डिसेबिलिटी होती है। उन्होंने हिसार में ही, हमारे एक कॉमन फ्रेंड है विवेक इज ऑल्सो व्हील चेयर यूजर, ओके, एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो उनके भी फ्रेंड थे, उन दोनों का रिहैब साथ में हुआ था जब उन लोगों को इंजरी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम हिसार की एकता को जानते हो क्या, और हमारा यहाँ पे एक व्हील चेयर यूजर्स का ग्रुप है। अच्छा। तो हम लोग जानते ही हैं सभी आपस में एक दूसरे। ये सुन के अच्छा लगा मुझे। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है। अगर हम कहीं पे जाते हैं तो सब हमें बड़ा देखते हैं। इतने सारे व्हील चेयर यूजर्स एकदम होटल में आ गए, कहीं पे खाना खाने के लिए आ गए। तो वी मीट समटाइम्स एंड यस, इट इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग फॉर द पब्लिक। तो फिर विवेक ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ एकता को, और फिर उन्होंने कहा कि आस्क हर इफ शी इज विलिंग टू जॉइन द पैरा स्पोर्ट्स। राइट। तो फिर मुझे लग रहा था, मैं कोई चीज कर लेती हूँ थोड़े समय के लिए, फिर मुझे लगने लगता है कि मैं कुछ और भी करूँ। तो मुझे मेरी इस एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की जॉब में लगने लगा था कि मुझे कुछ और करना है। तो ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स वाज नॉट दैट थिंग। मतलब मैं कुछ ऐसे ही सोच रही थी कि शायद मैं कुछ यूपीएससी वगैरह की तैयारी करती। तो पर फिर मुझे लगा अच्छा पैरा स्पोर्ट्स करके देख लेते हैं, बहुत पढ़ाई होगी, कुछ खेल वेल के देख लेते हैं। और इसके अलावा फिटनेस का भी एक मेरा रीजन था। राइट। कि जब मैं उधर रिहैब में थी तब तो हम फिजियो पे बड़ा ध्यान देते थे, बट आफ्टर कमिंग बैक तो ज़्यादा मैं फिजियो पे अपना काम वाम नहीं कर पाई थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा फिटनेस पे, स्ट्रेंथ पे भी काम किया जाएगा, तो वो कर लेती हूँ। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने अपना स्पोर्ट्स करना स्टार्ट किया। जिस दिन शुरू किया, क्या था कि ओलंपिक तक पहुंचेंगे आप? नहीं। द गुड थिंग वाज दैट कि गेम्स पंचकुला में ही थे, तो बहुत ज्यादा वो नहीं सोचना पड़ा कि इतनी दूर जाना है या इतना वो करना है। उनका चलो पास में ही गेम्स हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, देख के आते हैं और परफॉर्म करके आते हैं, लेट्स सी क्या रहता है।
कितना वक्त देती हैं अभी आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, प्रैक्टिस के लिए? देखिए थोड़ा दो चीज़ों में डिवाइडेड है। एक तो ऑन सीजन, ऑफ सीजन एंड सीजन में जब हमारे कॉम्पिटिशंस होते हैं तो उस समय तो जैसे मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है तो दैट टाइम ड्यूरेशन इज मच लॉन्गर देन द यूजुअल डेज, मतलब जब सीजन ऑफ चल रहा होता है उसके मुकाबले। अभी जो मेरा शेड्यूल चल रहा है वो तो अभी 2 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 2.5 आवर्स इन द इवनिंग। अभी फिर मेरा ऑफिस भी चल रहा है और व्हेन आई एम ऑन लीव एंड माय कॉम्पिटिशंस आर नियर बाय, तब उस टाइम फिर मतलब दोनों चीज़ें एक एक 1.5 घंटा और बढ़ जाती हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी कंट्री घूमी आपने, कौन कौन से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती आपने? शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले नेशनल्स खेले आपने? जी, मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला 2016 में पंचकुला में एंड इन दैट इवेंट आई परफॉर्म्ड इतना कि जो हमारा गेम्स में होता है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, राइट, MQS बोलते हैं उसको। अगर आपने इतना परफॉर्म कर लिया तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी टू कम्पीट इंटरनेशनली। ओके। तो इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए मैं एलिजिबल हो गई थी। उससे पहले मैं कभी अपने अपने शहर हिसार से दिल्ली और चंडीगढ़, मैं सिर्फ 3 सिटीज़ तक ही सीमित थी। अपने एग्ज़ाम देने लिए जाती थी या डॉक्टर्स को विजिट करने के लिए जाती थी। तो फिर स्पोर्ट्स में जब मैंने वो परफॉर्मेंस की तो मेरे कोच ने कहा, ओहो ये तो जहाज में बैठने जोगी होगी। अच्छा, पहली बार जहाज में बैठे तो कैसा लगा? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि वाओ समथिंग वेरी अनयूजुअल, मतलब ठीक था, इट वाज अ ओके टाइप एक्सपीरियंस। जहाज तक पहुंचना मुझे लगा वो ज्यादा एक्साइटिंग था, जहाज में बैठ के तो नॉर्मल ही लगा कि इट वाज नॉर्मल। बट जैसे हम गुड़गांव जाते थे तो मैं ही नेविगेटर होती हूँ पापा की, पापा ड्राइव कर रहे होते हैं। तो कई बार पापा कहते हैं कि अच्छा यहाँ से आप अभी सार्कल मुड़ेंगे, ये एयरपोर्ट को गया रास्ता। पहले तो ऐसे होता था, कभी सोचा नहीं था एयरपोर्ट को भी रास्ता जा रहा है तो हम भी जाएंगे उस रास्ते पे। तो फिर आपने पासपोर्ट बनवा लिया? हाँ, फिर मैंने पासपोर्ट बनवाया। अच्छा जी। नेशनल की परफॉर्मेंस के बाद मार्च में वो नेशनल हुए थे, अप्रैल में मेरा पासपोर्ट बना, तत्काल में बनवाना हुआ। बहुत अच्छी बात है कि तत्काल में बनाना हुआ क्योंकि जुलाई में मेरा इवेंट था फिर इंटरनेशनल एंड आई वॉन अ सिल्वर मेडल देयर एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। Event was not a major one, it was a minor one, but my medal was international. More than 15 international medals आप जीत चुकी हैं। इंटरनेशनल मेडल्स हैं मेरे 9-10 के आसपास और टोटल मेडल्स हैं मेरे 35-36 होंगे, बाकी नेशनल्स के। जब ट्राई कलर शोल्डर्स पे होता है तो क्या फील होता है? द बेस्ट थिंग यू कैन एवर फील। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो आप। बट व्हेन यू आर होल्डिंग द ट्राई कलर, मतलब बीइंग एन एथलीट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द, मतलब हमारे बैग में होता है ट्राई कलर और हम बस वेट कर रहे हैं कि मेडल आ जाए और हम इसको निकालें। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब हमारी मेहनत और हमारे इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, और बहुत बहुत हैप्पी मोमेंट होता है। मैं एक बार ओलंपिक में गई और वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप? 2 मेडल्स हैं मेरे। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मैंने 4 में पार्टिसिपेशन किया है, मेडल्स 2 में आए। सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा? बेस्ट मोमेंट में 2018 का मेरा जो एशियन पैरा गेम्स का मेरा गोल्ड मेडल था ना, दैट वाज मतलब आई वुड से सॉर्ट ऑफ लाइफ चेंजिंग मतलब मोमेंट अगर मैं कहूँ, या मतलब मोमेंट वेरी क्लोज टू माय हार्ट मुझे कहना चाहिए। विनिंग अ गोल्ड मेडल, आई वाज द सेकंड इंडियन वुमन टू विन गोल्ड मेडल, और जो फर्स्ट इंडियन वुमन थी उसने एक दिन पहले ही जीत लिया था, बस इतना ही फर्क रहेगा। मेरा अगले दिन इवेंट था, फिर हम 2 लड़कियों का ही गोल्ड मेडल आया था उस समय। तो एंड इन हरियाणा आई एम द ओनली women para athlete to win gold at Asians. Now in both the games you are Asia's #1. Yes, in both the games. Yeah. Right. थोड़ा सा मुश्किल सवाल कि इंटरनेशनली एक प्लेयर बनने के लिए आपको कितना पॉलिटिकली करेक्ट बनना पड़ता है? बीइंग एन एथलीट हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है स्कीम्स पे, गवर्नमेंट स्कीम्स पे। और पैरा एथलीट के लिए हमें जो एक सबसे ज़्यादा चीज़ फेस करनी पड़ती है वो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। वो ऐसा है कि भारत सरकार की तरफ से तो जो एबल बॉडीड एथलीट्स हैं और पैरा एथलीट्स हैं जी, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। वो चाहे जॉब देने का मामला है, चाहे वो कैश अवार्ड देने का मामला है। बट स्टिल मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री आर नॉट ट्रीटिंग देम एट पार। कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें अगर एबल बॉडीड को क्लास 1 ऑफिसर बना रहे हैं तो पैरा एथलीट को क्लास 1 ऑफिसर नहीं बना रहे, क्लास 2 बना रहे।
तो हमारी जंग तो ये थोड़ी अलग तरह की चलती है, और इसके लिए हमें बहुत यूनाइट होने की और हमें बहुत अपनी वॉइस रेज करने की जरूरत पड़ती है। स्टिल जब आप इतना काम करती हैं तो इस तरह की छोटी चीजें परेशान तो करती हैं कभी? बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल। और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि अगर मैं अब पैरालंपियन हो गई हूँ या मैं अब एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेरा गोल्ड मेडल है, तो मतलब थिंग्स आर इजी फॉर मी। मतलब एक जो डिसेबल्ड पर्सन को लेकर जो हमारे समाज में जो मानसिकता है ना, दैट इज नॉट इंक्लूसिव। उनको अब भी थोड़ा सोशली आइसोलेट करके रखना, या आप समझिए कि मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल लगता है कि एक डिसेबल्ड बच्चा है, उसको मेन स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिल रहा स्कूल में। हाँ, ये बहुत ही पेनफुल बात है। हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी आप समझिए कि हमारी लिटरेसी रेट अब 70+ है शायद, बट जो डिसेबल्ड लोगों की है दैट इज जस्ट 32%, एंड फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज इट इज़ जस्ट 25%। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो 10% से भी कम है। तो आप सोचिए, अभी तो हमारी जंग बेसिक चीज़ों के लिए चल रहा है कि एजुकेशन मिले और एम्प्लॉयमेंट मिले, फिर पॉलिसीज हम चाहेंगे कि हमारे बराबर की। अब अगर जैसे कहने वाले कहते हैं कि भैया इतना कोटा मिल गया, उस कोटे तक पहुंचने तक कौन पहुंचेगा? उस कोटे तक कितने बच्चे ऐसे हैं डिसेबल्ड जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी 10वीं से बाहर कदम बाहर भी रख पाते हैं? तो थिंग्स आर नॉट फेवरेबल बिकॉज हमारे देश में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। 20 साल हो गए हैं, तो मैंने आज तक कभी यहाँ पे बस में ट्रैवल नहीं किया, या ट्रेन, मेट्रो एक्सेसिबल है बट मेट्रो तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। मेट्रो तक जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो वो मेट्रो एक्सेस तो तब कर पाएंगे ना, क्योंकि मेट्रो तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, बसेस एक्सेसिबल नहीं है। मैं फॉरेन में जाती हूँ तो हम बसेस में हमें ट्रैवल करवाते हैं, स्पोर्ट्स विलेज में, स्टेडियम में हमारे लिए बसेस वैसी होती हैं व्हीलचेयर एक्सेसिबल। तो फॉरेन में तो जाते हैं हम, तो बसेस में भी जाते हैं, ट्रेन्स में भी जाते हैं, बट आई कांट इमेजिन माई सेल्फ ट्रैवलिंग इन अ बस इन आवर कंट्री। तो वो कहते हैं ना, डिसेबल पर्सन को देख के यूँ लगता है वो सिंपैथी, दया, या फिर कुछ हेल्प के लिए आया होगा। अरे अगर उनको मतलब इन शॉर्ट कहते हैं कि बर्डन ऑन द सोसाइटी, तो भाई बर्डन समझ रहे हो आप उसको, या जो भी समझ रहे हो उसके रूट कॉज तक जाओ। क्या आप उसको एजुकेट कर पा रहे हो? आप उसको एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हो, या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू तक वो पहुंचता है तो आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं तो चीज़ें मतलब आप मत सोचिए कि हमारा देश उतनी तरक्की कर सकेगा, क्योंकि 15% हमारे देश की जनसंख्या विकलांगजनों की है। तो अगर 15% को आप ध्यान नहीं करेंगे तो वी कांट हैव इंक्लूसिव प्रोग्रेस इन आवर कंट्री। वो 15% के थ्रू हम उस 85% को प्राउड फील करवा रहे हैं। सर देखिए, प्राउड तो बीइंग इनटू स्पोर्ट्स ही शायद आप हमारे लिए प्राउड फील कर पाएँ। लेकिन देखो, मैं स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात ये मानती हूँ कि हमें विजिबिलिटी दी है स्पोर्ट्स ने। अभी यू कम टू मी, आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, या फिर मुझे नेशनल अवार्ड मिला, या फिर मुझे टाइम्स से अवार्ड मिला, मतलब जितने भी अवार्ड्स मिले मुझे, तो बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स कि हमें विजिबिलिटी बहुत मिली है। अब भी अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो यूँ एक कॉमन पर्सन ये कहेगा कि हाँ, मैंने एक व्हीलचेयर यूजर को टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखा था मेडल जीतते हुए। तो उनकी जो विजिबिलिटी है वो कहाँ तक आ गई है कि भाई हमने एथलीट, बीइंग एन एथलीट देखा है किसी डिसेबल्ड पर्सन को। पर क्या आपने किसी डिसेबल्ड पर्सन को पार्क में देखा है, या मॉल में देखा है, या थिएटर में देखा है? तो वो सिर्फ मतलब चलो अच्छी बात है, अब हमें विजिबिलिटी मिली है तो हम वी कैन टॉक अबाउट आवर चैलेंजेस, एंड पीपल आर क्यूरियस टू नो अबाउट आवर स्टोरीज, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट इंस्पिरेशन। मेन स्ट्रीम में जब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, इट इज नॉट ओनली अबाउट इंस्पिरेशन कि भाई आप किसी डिसेबल्ड पर्सन को सिर्फ देख रहे हो और इंस्पायर हो रहे हो। व्हाई टू फील स्पेशल फॉर हिम और हर? हाँ, जस्ट गिव देम द बेसिक एग्जैक्टली, उन्हें पार्ट बनाइए अपनी सोसाइटी का, ताकि उन्हें फील ही ना हो कि हम अलग हैं या हमें एक एक्स्ट्रा केयर की या उसकी जरूरत है। आप इतना सक्षम उन्हें बनाइए कि वो इंडिपेंडेंटली रोड पे जाए, इंडिपेंडेंटली अपने बस पकड़ के जाए, इंडिपेंडेंटली। अच्छा, व्हीलचेयर की बात कीजिए, अगर 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति को व्हीलचेयर मिल पाती है, बहुत ज्यादा पेनफुल है कि उनके पेरेंट्स उनको गोदी लेके जा रहे हैं, मतलब ग्रोन अप किड्स हैं, वो 20-20 साल के बच्चे हैं, उनको उनके पेरेंट्स कमर पे लेके जा रहे हैं, हाथों पे लेके जा रहे हैं, कि व्हीलचेयर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि व्हीलचेयर, बेसिक व्हीलचेयर जो आप लेंगे
वो तो खैर 15-20 हज़ार की है, पर वो आपके डेली यूज़ के लिए नहीं हो सकती। जो व्हीलचेयर मैं यूज़ कर रही हूँ, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस व्हीलचेयर? What is the cost of this? आई एम आस्किंग यू। No, I have no idea. मतलब आज से मैंने 5 साल पहले ये 2.5 लाख रुपए की ली थी। Oh my God. 5 नहीं, सॉरी, 6 साल पहले। 2.5 लाख रुपए की क्या स्पेशलिटी है इस व्हीलचेयर में? क्या ये देखो, मतलब एक्टिव व्हीलचेयर है, इट कैन बी इजीली प्रोपेल्ड, इट इज लाइट इन वेट, इट कैन बी पुट इनटू द कार बाय सिंगल पर्सन, को इसको उठा के लिफ्ट जितनी कर सकता है। सब्सिडीज हम बांट रहे हैं कोई सब्सिडी इन नहीं पे है, क्यों नहीं मिल इन रही पे है? कोई सब्सिडीज नहीं है, इन पे टैक्स लग के, ये फॉरेन से आते हैं, इनसे टैक्स, इन पे टैक्स लगाया जाता है बहुत भारी। क्या बात कर रही हैं? टैक्स लग के ही जो फॉरेन से ये सब चीज़ें महंगी होती हैं। मतलब यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होते, वहाँ से आने के बाद टैक्स लग के, हम तो बहुत बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि असिस्टिव डिवाइसेस को टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। आप आर्टिफिशियल लिम्स जो यूज़ करते हैं, जिनका पैर कटा होता है, 20-20 लाख रुपए के वो पैर आते हैं। अगर सामान्य तो 8-9 लाख का आ जाता है, कोई प्लेयर है तो 15 से 20 लाख का, और जो कि है 5 साल बाद बदलना पड़ता है। तो मतलब 7-8 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि मतलब डिसेबल्ड होना बहुत महंगा काम है, बहुत महंगा काम है। मतलब हम होटल में जाएंगे, व्हीलचेयर एक्सेसिबल रूम मांगेंगे तो उसके हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हम व्हीलचेयर एक्सेसिबल कार बुक करेंगे मेट्रो में जाके, उसका हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। व्हीलचेयर एक्सेसिबल रूम है तो हमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, थोड़े वाइड डोर्स चाहिए हमें। Exactly. वाइड डोर्स चाहिए तो नहीं, आप स्पेस ज़्यादा मांग रहे हैं, स्पेस ज़्यादा मांग रहे हैं तो आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब इमेजिन कीजिए, हमारी व्हीलचेयर तो हमारे पैर है, वी आर पेइंग टैक्स फॉर वॉकिंग, इमेजिन दिस थिंग। ऐसे ही आर्टिफिशियल लिम्स का है, हियरिंग एड्स का है, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो असिस्टिव डिवाइसेस दैट हेल्प अ डिसेबल्ड पर्सन इन देयर डे टू डे लाइफ मस्ट बी टैक्स एग्जेम्प्टेड। डेफिनेटली मस्ट बी। इन स्पोर्ट्स आपको क्या लगता है कि प्रमोट करने के लिए क्या सरकार को करना चाहिए या क्या किया जा सकता है कि पैरा स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा लोग आ सकें? बहुत कम लोग हैं जो पैरा स्पोर्ट्स में एंटर करते हैं। आपने किया बिकॉज बाय चांस somebody was a connection, you know, विवेक जी मिल गए अमित जी से और आप पहुंच गए वहां तक। अदरवाइज what are the chances कि कोई, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो जिनमें एक विल पावर भी है परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या कारण लगाती हैं इसके पीछे आप? बहुत कारण है। यस, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब मुझे वो कनेक्शन मिले और मैं जा पाई, पार्टिसिपेट कर पाई। मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे और मैं जा पाई, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी इतनी सीवियर है कि आई नीड 2 पर्सन्स एवरी टाइम व्हेनेवर आई ट्रैवल। ये पॉइंट बीच में रह गया। जितने ज़्यादा डिसेबल्ड हो उतने ज़्यादा महंगे काम पड़ने लगते हैं। अब मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो आई हैव टू पे फॉर द 3 पर्सन्स। और इस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है? इसमें तो क्या एग्जाम्पशन होगा सर, ये तो मेरी पर्सनल। लॉन्ग बैक आई केम टू नो कि यदि आप रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो डिसेबल के साथ में जो भी 2 लोग ट्रैवल करेंगे दे आर फ्री और दे आर 1/4। सर आप ये बताइए रेलवे तक पहुंचे गए कैसे? जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं जिन्होंने ट्रैवल किया, मैंने तो कभी ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि इतने बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स के कि वो डोर्स इतने वाइड नहीं है, वो व्हीलचेयर ही नहीं अंदर जाती। वॉशरूम्स तो भूल ही जाइए वहाँ पे कि आपके वॉशरूम्स एक्सेसिबल होंगे। हाँ, रेलवे में है, प्रोविजन है, बट देयर इज अ थिंग कि 100% डिसेबल्ड, वन हु कैन वॉक विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव डिवाइस, दैट इज ओके। कुछ स्कीम्स हैं ये तो, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा कि पैरा स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आता। हाँ, वो मेरा सवाल है कि आपका सवाल ये था। एक तो देखिए, पैरा स्पोर्ट्स फॉलो करना भी महंगा काम है। आपको एक अच्छी व्हीलचेयर चाहिए शुरू में, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा चाहिए। अब मेरे पास डेली के 2-4 मैसेज आ जाते हैं कि मैम हमें भी पैरा स्पोर्ट्स करना है, आप हमें बताओ कि कौन सा गेम करूं। मैंने कहा मैं आपको ये बता सकती हूँ ये गेम्स है, इन गेम्स में से आपके पास कौन सी सुविधा है आपके शहर में। तो वो बोले नहीं मैडम, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। और उनकी बात बिल्कुल सही है, वो घर से बाहर कैसे निकलेंगे? कोई रोड्स पे इतने बम्प हैं, या फिर कोई ऐसा एक्सेसिबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, स्टेडियम नहीं है कि वो वहाँ तक जा पाए। अगर मैं अपने शहर हिसार की बात करूँ तो कोई ग्राउंड फ्लोर पे जिम नहीं है, मतलब कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे जिम नहीं है। तो एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है घर से बाहर निकलना। घर से बाहर निकलना अनटिल एंड अनलेस आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, या आप अपना कोई 2 व्हीलर चला सकते हो, या आपके पास गाड़ी है, तो इट इज़ ओके। अदरवाइज इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द फैमिली, और यू आर नॉट फाइनेंशियली साउंड टू अफोर्ड अ कार, and it would be impossible for you to step out.
एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, बोली मैम आप तो मुझे कह रहे हो कि मैं स्टेडियम तक जाऊं, मैं मेरे घर के पार्क तक नहीं जा सकती हूँ क्योंकि गली में इतने स्ट्रे एनिमल्स होते हैं कि आई फील इट वेरी रिस्की फॉर मी कि मैं अपनी व्हील चेयर चला के मैं पार्क तक जाऊँ। Who is more responsible, government or society? देखिए, दो तरह के बैरियर्स हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैरियर है, ठीक है, अभी सड़क ठीक नहीं है, कोई पार्क के सारे दरवाजे लॉक करके छोड़े हुए हैं, अरे भाई कोई डिसेबल्ड पार्क में नहीं आ सकता व्हील चेयर पे, सीढ़ियां हैं, बस सीढ़ियों से जाओ या अपना कोई इतना सा स्पेस छोड़ दिया हाँ, वो ऐसे पार्क को लॉक करके रखा हुआ है। मार्केट में जाओ तो वो पोल्स लगा रखे हैं हर जगह, मैं कभी मार्केट नहीं गई। तो ये तो एक हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर का बैरियर, और दूसरा एटीट्यूड का है, मतलब पीपल डोंट एक्सपेक्ट डिसेबल्ड पर्सन्स एट पब्लिक प्लेसेस। मेरी एक फ्रेंड मॉल में गई थी, एक आंटी उसे कह रही है तुम्हें फिल्म देखने की क्या जरूरत थी, मन ही कर रहा था तो घर बैठ के देख लेती, यहाँ आके परेशान होने की क्या जरूरत थी। How insensitive. अच्छा, हम ओला उबर बुक करेंगे मेट्रो में जाके, गाड़ी आने के बाद मना कर देंगे, नहीं नहीं आपकी व्हीलचेयर से तो हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो ये मैं वही महसूस कर रहा हूँ कि इतने चैलेंजेस हैं, एक आप पैरालंपियन नहीं भी हैं, आप हैं, उसके बावजूद भी इतने चैलेंजेस हैं। आपको अपने हक के लिए पैरालंपियन बनना थोड़ी जरूरी है। एग्जैक्टली, यू कैन अफोर्ड समथिंग, आप कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो टू टफ टू लिव। ये तो मेरे साथ तो बहुत ही बार हुआ है, मैंने टैक्सी बुक की है और उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं नहीं हम नहीं बिठाएंगे आपकी व्हील चेयर से, हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। और एक बार मेरी फ्रेंड को तो ऐसे भी बोला था कि आप टैक्सी क्यों बुक कर रहे हो, आप तो एम्बुलेंस बुक करो, आप तो व्हील चेयर पे, मतलब एक व्हील चेयर यूजर को पेशेंट की तरह ही देखा जाता है। तो एक ये जो एटीट्यूडनल बैरियर है, आई फाउंड इट मोर सीवियर, मोर थ्रेटनिंग देन इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो क्या है, अगर 4 सीढ़ियां है ना, एक मेरे पास राइट सेट ऑफ टीम है, या मेरी टीम नहीं है तो भी मैं स्ट्रेंजर को बुला के कहूंगी थोड़ी हेल्प कर दो, ट्रू, और मैं वो स्टेयर्स कर लूंगी। बट व्हेन पीपल आर आस्किंग यू तो कि तुम्हें की आने की जरूरत क्या थी। इज इट सम डिफेक्ट इन एजुकेशन? एजुकेशन, बहुत से एजुकेटेड लोगों को भी मैंने ऐसे करते देखा है। बड़े बड़े इवेंट्स में जाती हूँ और चीफ गेस्ट बन के भी जाती हूँ और वहाँ की स्टेज पे रैंप नहीं है। मैंने कहा तुम, एक बार तो इतना मतलब आयरनी ये थी कि मैं डिसेबिलिटी डे था 3 दिसंबर का और मैं वहाँ चीफ गेस्ट बन के गई और मैं स्टेज एक्सेस नहीं कर पाई। वो बोल रहे कि मैम यहाँ फट्टा लगा देंगे और फट्टे से चढ़ा दोगे, तो मतलब मैंने कहा दिस इज नॉट द थिंग, इट इज मोर रिस्की फॉर मी, तो मैं तो यहीं से अपनी स्पीच देनी हो दे दूंगी। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली कहाँ कमी मानती हैं, आपके सोसाइटी में जो एटीट्यूड है, लोगों का जो एटीट्यूड है, वो कहाँ से खराब हुआ है, वो किस, मतलब हम कहाँ पे ये चीज लोगों में इन्फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं कि दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, वी नीड टू बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। एक बच्ची है, वो भी डिसेबल्ड है एंड शी इज 13-14 years old। इनिशियली तो उसको बहुत से स्कूल्स ने मना ही कर दिया एंड इवन व्हेन शी गॉट एडमिटेड टू वन स्कूल तो वो कह रही थी कि दीदी मुझसे क्लास में कोई बात ही नहीं करता बच्चा। तो मतलब अगर आप एक 10-15 साल तक के बच्चों को हम इतना सेंसिटाइज नहीं कर सकते या इतनी उनकी इंक्लूसिव अप्रोच नहीं कर सकते कि यू हैव टू ट्रीट अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी लाइक एनी अदर पर्सन। आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक अगर डिफरेंट है तो डजंट मीन द फिजिकल अपीयरेंस विल मेक यू डिफरेंट। तो पेरेंटल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर मैं देखती हूँ तो बच्चे बड़े क्यूरियस होके देखते हैं कि ये क्या है, व्हील चेयर है, ऐसे है, कैसे। तो आई एम ओपन टू ऑल क्वेश्चंस टू देम, आई एम वेरी हैप्पी to share all the things I am happy to answer their questions. As you said, I mean before this accident you were not aware of all these things. हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोसाइटी में शायद हम इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटाइज नहीं है। हाँ, क्योंकि हम खुद की उसमें इतना ज्यादा वो रहते हैं, मतलब ठीक है मैं डिसेबल्ड हूँ तो शायद मैं डिसेबल्ड की बात कर रही हूँ, बट हमारे समाज में और भी बहुत सेक्शंस हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, राइट, जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। डू यू वॉच मूवीज? यस, समटाइम्स आई डू। हिंदी, इंग्लिश, बॉलीवुड, हॉलीवुड? हिंदी प्योर बॉलीवुड। हरियाणवी? नहीं, हरियाणवी तो मूवीज नहीं है शायद। अरे नहीं, कमाल कर दिया आपने, बहुत हरियाणवी फिल्में आती हैं आजकल तो, स्टेज ऐप, अच्छा, बहुत सारी हरियाणवी फिल्में बन रही हैं, अच्छा, वेब सीरीज बन रही है हरियाणवी में। अच्छा, वो नहीं देखी कभी हरियाणवी तो। अच्छा, हिंदी मूवीज देखती हूँ। आपने मुलाकात की जॉन अब्राहम से, वो किस्सा बताइए। तो जॉन इज माय फेवरेट हीरो।
अच्छा। और मेरा बड़ा मन था उनसे मिलने का। तो हमारा एक इवेंट था मुंबई में, एंड मेरी एक फ्रेंड है प्रज्ञा मैम है मेरी फ्रेंड, और उन्होंने किसी से कोऑर्डिनेट करके मुंबई में तो मेरी मुलाकात करवाई। आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रज्ञा मैम फॉर दिस। और एंड देखिए आप, मतलब इट वाज नॉट समथिंग आई आस्क्ड, मतलब शी रियलाइज्ड, शी फिक्स द अपॉइंटमेंट, एंड उन्होंने ये कहा कि आई एम ट्राइंग टू फिक्स द अपॉइंटमेंट, तुम बॉम्बे जा रही हो तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। मैंने कहा हाँ हाँ मैम कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम नॉट दैट कि नहीं मेरी करवाओ, मतलब शी हरसेल्फ डिड एवरीथिंग। मतलब इनिशियली उन्होंने कहा कि तुम मिलना चाहोगी तुम्हारे फेवरेट के, मैंने कहा हाँ मिल लूंगी। हाउ इज ही एज अ पर्सन? वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी काइंड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ही वाज सो हैप्पी टू सी अस। मेरे पेरेंट्स, मैं गई थी, एंड आफ्टर 2 days, मतलब 16 दिसंबर का उनका बर्थडे था, एंड आई वाज देयर ऑन 14th आई गेस, और 12th मैं थी वहाँ पे, तो मैं केक लेकर गई थी। और उन्होंने केक काटा। आई गिफ्टेड अ टॉय बुलेट टू हिम, अ बाइक टू हिम। He was very happy to see that. He's fond of bikes. Yes, and an Indian jersey. खेल के अलावा और क्या, कैसे टाइम पास करते हैं, क्या करते हैं? टाइम मिल पाता है कुछ और करने के लिए? हाँ, टाइम मैं निकाल लेती हूँ जो मुझे करना होता है। जैसे? और मैं अपने आप को बिजी भी बहुत रख सकती हूँ, और जो मुझे काम करना हो तो मैं टाइम निकाल भी लेती हूँ। तो मुझे बिलीव करोगे, मतलब मुझे फ्री टाइम में, अगर मैं सच में कुछ मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं बिल्कुल फ्री रहना ही पसंद करूंगी, और गार्डन में बैठना पसंद करूंगी। वाह, ये तो बहुत ही ऐसा नहीं होगा जैसे मतलब बहुत दार्शनिक टाइप। बट सच में मैं ओपन एयर में बैठूं, गार्डन में बैठूं, घास में, अगर आसपास पेड़ पौधे फूल पत्तियां हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो तो सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग है। उसके अलावा हाँ, मैं मूवीज देख लेती हूँ, कुछ लिख पढ़ लेती हूँ, और कुछ मिलना जुलना हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा सोशल लाइफ तो नहीं हो पाती जॉब के साथ और स्पोर्ट्स के साथ, तो कुछ मिलना भी अच्छा लगता है दोस्तों से, रिलेटिव से। हर प्लेयर का कुछ ना कुछ वो होता है कि वो जब गेम खेलने जाता है उससे पहले कोई ऐसी रस्म करता है, जैसे मतलब मैं पढ़ रहा था कि एक फटे जूते पहन के उनको क्रिकेट खेलने का शौक था। सचिन हमेशा चाहते हैं कि उनकी जर्सी पे कुछ पर्टिकुलर नंबर हो तभी वो खेलेंगे। आपके लिए ऐसा क्या है जो आप सोचते हैं कि इससे पहले ये हो जाए तो मैं जीत जाऊंगी सब पक्का से? हाँ, एक तो डीप ब्रीदिंग बहुत करती हूँ मैं जाने से पहले, मेंटली रिलैक्स रहने के लिए। और हाँ, नंबर्स का मुझे है, क्योंकि हमें बिब नंबर दिया जाता है, नंबर्स जो हमें पीछे टाई करना होता है हमारे। तो आई विश वो बिब नंबर 7 या सम ऑफ 7 रहे। तो लकी है आपके लिए, बहुत लकी है। ऐसा होता कभी जब आप हार जाती हैं तो फिर मन करता है कि इसको दोष दे दिया जाए, आज तो इसने नहीं किया अच्छे से काम। मतलब सम टाइम इंटरनेशनल में तो चलो बहुत स्ट्रेस रहता होगा, कभी लोकल लेवल पे या कभी नेशनल लेवल पे आप हार जाता, आप ये कह देते हो इसने किया सारा पंगा। अगर ऐसी बात करूं तो सबसे ज्यादा तो जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस मेरी सिर्फ टोक्यो में रही है, टोक्यो पैरालंपिक्स में रही है। ओलंपिक में? हाँ, बहुत बेकार था परफॉर्मेंस मेरा। तो उसका आप उस टाइम में हंस रही थी ऐसे ही? नहीं हंस कहाँ रही थी, नहीं हंस, बहुत समय लगता है हंसने में। क्या क्या फील आया, क्यों, मतलब कैसे आपने आपको एनालाइज किया, कहाँ गलती रही, क्या कमी रही? मैंने बहुत एनालाइज किया अपने आप को। आई टुक मंथ्स टू कम आउट ऑफ दैट। not to come out of that, to make the assessment of that thing कि why did that happen। चलो हो गया, but the final outcome was that कि भाई देखो, मैंने तो अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ी नहीं। मैं बहुत मेहनत की है मैंने, मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर जो अगर मेरी एक खूबी बतानी है ना, तो चाहे इसको लोग खुद की तारीफ समझ लें या जो भी, पर मेरे अंदर एक खूबी है, वो हार्ड वर्क की है। No doubt, everybody can see that. ये चीज मैंने उस मोमेंट के बाद बिल्कुल फील की, और ये आई डिड माय बेस्ट। मतलब जो भी परफॉर्मेंस रही, irrespective of that, I didn't waste a single day, I didn't miss my training once, I was very focused, I sacrificed कि भाई अपनी ट्रेनिंग से अलग मैंने कुछ नहीं करना। I did my best। अगर तब भी अगर मुझे वो नहीं मिल रहा है तो let it be। Whatever sacrifices you do, खाना कंट्रोल करो। सोशल so you want to say I can't be a good player? सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म करो, कोई सोशल लाइफ नहीं। Okay. कितना ही मतलब जैसे जो हमारी डिसेबिलिटी है, इसमें थर्मो रेगुलेशन नहीं है। जैसे
जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है दैट इज एन इंजरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लगभग आपके बॉडी के बहुत से फंक्शंस में इम्पैक्ट आता है एंड थर्मो रेगुलेशन इज वन ऑफ देम कि भाई आप ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी बेयर नहीं कर सकते। राइट। तो हम अगर ज्यादा सर्दी में जाएंगे तो हमारी नॉन स्टॉप शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी और गर्मी में जाएंगे तो वी कैन इवन फेंट, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं बेयर कर सकती बॉडी। जो कहते हैं ना पोलर बेयर्स होते हैं वो पोइकिलोथर्मल्स होते हैं, तो दैट इज द थिंग। तो इतनी चाहे कितनी भी एक्सट्रीम वेदर हुई है, मैंने बहुत पुश किया अपने आप को उस इवेंट से पहले, इरिस्पेक्टिव कि कितनी गर्मी हो रही है कितनी सर्दी हो रही है। आई वाज वेरी कंसिस्टेंट इन माय ट्रेनिंग एंड बिल्कुल कोई सोशल मीडिया नहीं और सोशल लाइफ स्पेशली मैं कहूँगी मैंने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। वैसे सोशल मीडिया पे रहती हैं? सोशल मीडिया पे हूँ बट नॉट वेरी एक्टिव। कल ही आपने जोक डाला था, मैंने पढ़ा था। जोक तो मैं बहुत क्रैक कर लेता हूँ। हाउ यू फील टू बी हरियाणवी? बहुत बढ़िया फील करती हूँ। कभी ऐसा होता है वहां जाके आप किसी सिस्टम से आपको अच्छा ना लगे एंड यू से समथिंग इन हरियाणवी के, उसे समझ में आएगा नहीं, कोई बात नहीं बोलते? एक तो राम राम ताई बुलवाने की कोशिश करते हैं, मतलब मम्मी हमेशा मेरे साथ होती है तो वहाँ वॉलंटियर्स होते हैं हमारे साथ स्पोर्ट्स विलेज में, या वॉलंटियर्स लगा लो या उनके जो स्टाफ होते हैं। तो बल्कि मैं ही नहीं, हमारे जो टीम में बहुत सारे हरियाणवी हैं, हरियाणा से बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो सब सिखाते हैं चल राम राम ताई बोल। आंटी को मम्मी हमेशा से मेरे साथ होती हैं। ओके। तो हमारे टीम वाले बड़े ही फनी हैं, उनको बहुत उल्टी सीधी बातें सिखा देंगे हरियाणवी में बोलना। और पर राम राम ताई तो एकदम, मतलब मुझे लगता है अच्छे से बोलना सीख लेते हैं हम। 10 एक दिन रहते हैं ना वहाँ पे, तो वो अच्छे से बोलना सीख लेते हैं जो भी वॉलंटियर्स हमारे साथ अटैच होते हैं। The last one now, what is the message you want to give to the people who are like, जो डिसेबल हैं, जो जिनको लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ बचा नहीं है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो डिसेबल्ड लोग हैं, अगर वो लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इंफीरियर फील करते हैं, तो मैं ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगी, इंस्पिरेशन वाली नहीं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एवरी टाइम यू कैन बी स्ट्रॉन्ग। बहुत असर पड़ता है आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप अगर स्कूल में जा रहे हैं, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, या टीचर आपको इल ट्रीट कर रही हैं, या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, यू कांट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एवरी टाइम। राइट। तो चैलेंजेस आर क्वाइट डिफरेंट दैट नो वन कैन इमेजिन। तो उसमें ठीक है, इन चैलेंजेस के साथ भी संभव है जिंदगी। संभव हर स्थिति में ऐसे है कि आप एजुकेशन में भी एक्सेल करें। और मेरे साथ मतलब बहुत से प्लेयर्स हैं जो मतलब कहते भी हैं कि हमें स्पोर्ट्स करना है, तो तुम स्पोर्ट्स करो पर पढ़ाई भी ज़रूर करो। जो मेरे जीवन में मतलब मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मेन रोल एजुकेशन का रहा है। इन माई डार्केस्ट टाइम एजुकेशन वॉज देयर फॉर मी। आई कुड एम्पावर माई सेल्फ, आई कुड गेट अ जॉब। क्योंकि अगर मैं जॉब में थी तो मैं फाइनेंशियली इतनी साउंड थी कि मैं अपना स्पोर्ट्स कर पाई। क्योंकि स्पोर्ट्स महंगा है, बहुत महंगा है इनिशियली स्टेज पे। तो येस, नाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस, बट एट द ग्रास रूट लेवल इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यू हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑल ऑफ योर ओन। तो उन चीज़ों के साथ थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा हैं, बट येस आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए अगर पढ़ाई करने में आप सक्षम है। और मैं तो कहूँ ऑनलाइन की वजह से अब तो इतनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जी। तो एजुकेट योरसेल्फ, एम्पावर योरसेल्फ, एंड यस स्पोर्ट्स अगर पॉसिबल है तो स्पोर्ट्स भी जरूर कीजिए। नाउ टू दोज जिनके आसपास कोई डिसेबल है, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत उनको मैसेज देने की है। देखिए जो बहुत सी फैंसी टर्म्स चल रही हैं आजकल डिसेबल लोगों को लेके, तो द मोस्ट कंफर्टेबल टर्म जिससे हम एक तो एड्रेस होना चाहते हैं कि दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि वी आर द पर्सन फर्स्ट, नॉट डिसेबल्ड। राइट। आप किसी को देख के उनकी सिर्फ डिसेबिलिटी से उनको जज मत करो, उनकी व्हील चेयर से, उनके आर्टिफिशियल लिम्ब से, उनकी वाइट केन से, या उनके हियरिंग एड से। तो आप उस ट्रीट दैट पर्सन जस्ट अ पर्सन, नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन। यस, द नीड्स कैन बी डिफरेंट, कि भाई हम सीढ़ियाँ नहीं यूज़ कर सकते, बट आप तो रैंप यूज़ कर सकते हो, तो आप रैंप बनवा लो। और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर एल्डरली पेरेंट्स। ट्रू, वेरी ट्रू। आप अपने एजिंग पेरेंट्स को घर छोड़ के जा रहे हो, किसी पब्लिक स्पेस पे इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो इतना लंबा वॉक नहीं कर सकते। तो अगर आप व्हील चेयर एक पब्लिक प्लेस पे रखेंगे या एक्सेसिबल सब कुछ रखेंगे, तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर एल्डरली पीपल एज वेल। राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा तबका है हमारे समाज का जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो दोनों सेक्शंस को लेके आप एक इंक्लूसिव सोच रखो
इंक्लूसिव रहिए, हर चीज़ में आप उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, उनके साथ लंचेस डिनर कीजिए, उनके साथ बैठ के पढ़िए, उनके साथ नौकरी कीजिए। ये नहीं है कि क्लास में कोई बैठा है और वो अपना लंच अलग कर रहा है। हाँ, पेरेंट्स को ज़रूरत है बच्चों को सिखाएं वो। हाँ, पेरेंट्स सिखाएं, और जिनके डिसेबल्ड बच्चे हैं वो पेरेंट्स भी सीखें कि इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड ओके टू गिव दैट इक्वल चांस टू योर डिसेबल्ड चाइल्ड एज वेल। तो अब एकता भयान को हम आगे कहाँ देखने वाले हैं, कौन सा मेडल जीतने वाले हैं आप, किस अब लिए मैं तैयारी वर्ल्ड चल रही है? चैंपियनशिप में जीतने वाली हूँ। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी इसी साल दिल्ली में होने वाली है, फर्स्ट टाइम हमारे देश में होने वाली है वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, तो आई विल बी पार्टिसिपेटिंग देयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक टू से अबाउट अनकंडीशनल बाय आनंद। ऑसम, बिल्कुल जो full of fun, full of interesting conversation, and I wish a change maker conversation. And subscribe and Like, share, and subscribe. Unconditional by Anand. Unconditional by Anand. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Welcome.